बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PHY 404 मॉडर्न फिजिक्स 2 के सिलसिले में आज हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं जिनको हम N, L, ML और MS से डिनोट करते हैं। N यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है, ML मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाता है और MS स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है। क्वांटम नंबर्स हमारे पास असल में किसी भी इलेक्ट्रॉन के एड्रेस और उसके बिहेवियर को शो कर रहे होते हैं इन एन एटम। हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम के सॉल्यूशन की सूरत में वेव फंक्शन हासिल होता है और वो वेव फंक्शन ऑर्बिटल कहलाता है। अब हर वेव फंक्शन को या हर ऑर्बिटल को हम क्वांटम नंबर से डिनोट कर सकते हैं, जो कि असल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एट पर्टिकुलर लोकेशन जाहिर कर रहा होता है। पहले 3 क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से हासिल हो जाते हैं, जबकि चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर हमें बाद में हासिल होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल होने की वजह यह है कि पहले 3 क्वांटम नंबर असल में लोकेशन और शेप ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जबकि इस वजह से वो हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हासिल हो जाते हैं। जबकि चौथा क्वांटम नंबर हमें उसके इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पैदा होती हैं, मैग्नेटिक डायपोल क्रिएट होता है, उस वजह से पैदा होता है और ये हमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर कहलाता है। अब हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर असल में बोहर के अंदर अगर आपने देखा हो तो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसलिए कहते हैं कि ये असल में ऑर्बिट, एनर्जी लेवल या शेल के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम इसको एड्रेस के हवाले से समझ लें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिल्डिंग में फ्लोर नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले नंबर को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे रहे हैं। इसकी वैल्यू इंटीजर वैल्यू होगी 1 2 3 की सूरत में और ये कोई भी वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक हो सकती है। लेकिन हमारे पास जो नोन एटम्स हैं उनकी मैक्सिमम नंबर n की वैल्यू 7 तक आ सकती है। जितना n वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही क्लाउड साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा अराउंड द न्यूक्लियस। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जितनी n की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी दूर न्यूक्लियस से। यानी हम ये कह सकते हैं कि डायमीटर ऑफ द एटम बढ़ता जाता है जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाती है। जो एनर्जी लेवल न्यूक्लियस के करीब होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जैसे जैसे एनर्जी लेवल की नंबर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मौका मिलता है ज्यादा देर तक वो न्यूक्लियस से दूर रहे। हम एनर्जी लेवल्स की बात करें तो हम देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 और 2 के दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा है, n इज इक्वल टू 2 से 3 के दरमियान एनर्जी लेवल डिफरेंस कम है, इसी तरह 3 to 4 एनर्जी डिफरेंस और कम है। तो इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू 1 2 3 का मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये यूनिफॉर्मली एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो अल्टीमेटली जब n इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है और हम ये भी कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन लेस टाइटली बाउंडेड होता है न्यूक्लियस से। तो हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू थोड़ी होने का मतलब यह है कि क्लोजर टू द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होगा और टाइटली बाउंडेड होगा टू द न्यूक्लियस। और जहां पे n ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए वो आमतौर पे लेस स्टेबल होता है या दूसरे लफ्जों में हम उसको आसानी से वहां से तोड़ सकते हैं। अब तक जो हम
जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन की नंबर्स हो सकते हैं इन लेवल, वो 2n² के फार्मूले से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। मतलब अगर ये थर्ड लेवल है तो इसका मतलब 3² मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे, यानी 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं फॉर n इज इक्वल टू 3। और इसी तरह n इज इक्वल टू 1 के लिए 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए 8, 3 के लिए 18, 4 के लिए 32 एंड सो ऑन अप टू n इज इक्वल टू 798 हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम किसी भी शेल में मौजूद हो सकते हैं। In reality, there are only 32 electron in level 5, 6 and 7. उसकी वजह यह है कि हमारे पास अब तक जितने भी मैन मेड या डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस तादाद में पूरे हो जाते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n करस्पॉन्ड करता है क्वांटम नंबर इन बोहर्स मॉडल में, यानी जो बोहर्स मॉडल में हम n को यूज कर रहे हैं वो असल में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर की, जिसको हम L से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को हम एनालॉजी के साथ उस अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिस तरह के n को हमने फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग से रिप्रेजेंट किया। यानी अगर हमारे पास किसी बिल्डिंग का नंबर ऑफ फ्लोर हो तो L यहां पे नंबर ऑफ अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और ये वो लोकेशन है जहां पे किसी एक फ्लोर के ऊपर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, यानी किसी एनर्जी लेवल के अंदर उसका एक सब लेवल होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकता है। ये शेप ऑफ द ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब किसी भी n के लिए, किसी भी एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के लिए जो L की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो 0 से लेकर n-1 तक हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर n इज इक्वल टू 3 लेते हैं तो उस सूरत में L की जो पॉसिबल वैल्यूज होगी वो 0, 1 और 2 होंगी। हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास n इज इक्वल टू 3 के अंदर 3 सब शेल्स होंगे जिनको हम नंबर 0, 1 और 2 से डेजिग्नेट करेंगे। द वैल्यू ऑफ L किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के लिए, सब शेल के लिए हम आमतौर पर लेटर S, P, D और F यूज करते हैं। S के लिए हम आमतौर पे जो L की वैल्यू लेते हैं वो 0, P 1, D 2 और F के लिए हम आमतौर पे 3 के लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी नॉन एटम के अंदर आमतौर पे S, P, D और F ही एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा G और H भी हम सब शेल को डेजिग्नेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसे एटम नहीं है जिनके लिए हमें वो G और H वगैरह को भी यूज करना पड़े। हमारे पास हर सब शेल लाइक S, वो हमारे पास एक लेटर हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे L इज इक्वल टू 0 होगा तो हम उसको S कह देते हैं, L इज इक्वल टू 1 होगा उसको हम P कह देते हैं, L इज इक्वल टू 2 के लिए D, L इज इक्वल टू 3 के लिए F और इसी तरह L इज इक्वल टू 4 के लिए हम G से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब हम किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन को करते हैं तो उसमें आमतौर पे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और फिर हम नंबर की बजाय लेटर यूज करते हैं सब ऑर्बिट के लिए। मसलन 1s का मतलब ये होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके लिए 1 होगा और s यानी L इज इक्वल टू 0 होगा। अगर हम 4f की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फोर्थ ऑर्बिट के अंदर यानी फोर्थ एनर्जी लेवल के अंदर f की बात कर रहे हैं जिसके लिए L की वैल्यू 3 से रिप्रेजेंट की जा सकती है। और collection of orbital with the same value n is frequently called a shell। जब हम फर्ज करें कि हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, उसके अंदर 2 सब शेल्स हो सकते हैं और हमारे पास जो सब शेल्स होंगे उनको हम बाज़ औक़ात ऑर्बिटल्स का नाम भी दे देते हैं। यानी n इज इक्वल टू 2 के लिए L की वैल्यू 0 और 1 हो सकती है, यानी उसके अंदर S और P 2 सब शेल हो सकते हैं जिनको हम ऑर्बिटल्स का नाम दे देते हैं।
एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल्स विद द सेम एन रेफर टू एज सब शेल। यानी हमारे पास जितने भी सब शेल्स होते हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं जिनका सेम एन हो, वो सब शेल इसलिए कहलाते हैं कि वो एक ही शेल का हिस्सा होते हैं। The shell of n is equal to is composed of two subshell that is equal to L is equal to 0 and L is equal to 1, जैसे कि मैं पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूं। अब हम आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की तरफ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बिल्कुल ऐसे ही डेजिग्नेट किया जा सकता है जैसे एक रूम की एलोकेशन हम कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि n अगर एक फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, L एक उस फ्लोर के ऊपर एक अपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और तो एम एल उस अपार्टमेंट के अंदर एक रूम को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंच सकते हैं कि कोई पर्सन कहां पर किस रूम में मौजूद होगा अगर हमें एन, एल और एम एल तीनों का पता हो। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में, किस शेल में, उसकी लोकेशन किस सब शेल में है, और फिर हम देखते हैं कि उसके लिए किस एम एल की वैल्यू कितनी है। ये एम एल असल में डायरेक्शन इन स्पेस या ओरिएंटेशन को हम कह सकते हैं। जिस तरह एल शेप को रिप्रेजेंट करता है, इसी तरह एम एल ओरिएंटेशन या डायरेक्शन इन स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो एम एल स्पेसिफाइज टू विच ऑर्बिटल within a subshell the electron is assigned. तो हम orbital in a given subshell differ only in their orientation in space, not in their shape. तो जो वैल्यूज हो सकती हैं एम एल की, वो -L टू +L हो सकती हैं इंक्लूडिंग 0। यानी अगर हम एम एल की वैल्यूज देखना चाहें L इज इक्वल टू 2 के लिए, तो उसके लिए ये -2 से शुरू करेगा, -2, -1, 0, 1 एंड 2। द मिडल ऑर्बिट ऑफ द सबशेल हैज अ वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि कोई भी हमारे पास जो वैल्यू होगी वो -L से शुरू हो रही है, +L तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि दरमियान में 0 आएगा। तो इस वजह से हम इसको मिडिल वैल्यू को 0 का नाम देते हैं। अब अगर हम देखें कि इसकी लेफ्ट साइड पर, 0 की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होंगे और राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होंगे। अगर हमारे पास एस सब शेल है जिसके लिए एल की वैल्यू 0 है, तो उस सूरत में हम देख रहे हैं कि यहां पे हमारे पास एम एल की वैल्यू भी 0 ही होगी। लेकिन फॉर पी सब शेल जिसमें एल की वैल्यू 1 है, हम देख रहे हैं कि यहां पे एम एल की वैल्यू -1, 0 और 1 हो सकती है। यानी हमारे पास इसके अंदर 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हो सकती हैं। इसी तरह डी शेल के अंदर ये -2, -1, 0, 1 और 2, और इसी तरह एफ शेल के अंदर ये -3 से +3 तक 7 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो इस तरीके से हमें एल से आइडिया होता है कि उसकी शेप क्या है, और एम एल से कि उस शेप के अंदर कितनी ओरिएंटेशंस या सब लूप्स हो सकती हैं। The number of ml value indicates the number of orbital in a subshell with a particular L values. Each ml refers to a different orbital. Each orbital hold maximum number of 2 electrons. अब ये यहां तक हो गया कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी कितनी ओरिएंटेशंस होंगी, और फिर हर ऑर्बिटल के अंदर जो खास ओरिएंटेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर थर्ड ऑर्बिट है तो वहां पे 9 सब शेल्स हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। यहां पे एक टेबल शो किया गया है जिसमें मुख्तलिफ n की वैल्यूज के अगेंस्ट l और ml की वैल्यूज को डेजिग्नेट किया गया है। मिसाल के तौर पे व्हेन n इज इक्वल टू 1, तो वी हैव ओनली 0 l वैल्यू। जब हमारे पास l की सिर्फ एक वैल्यू होगी तो लाजमी तौर पे जब l 0 होगा तो अल्टीमेटली ml की वैल्यू भी 0 ही हो सकती है।
इसी तरह n इज इक्वल टू 2 होने की सूरत में l की वैल्यू 0 और 1 पॉसिबल है, और अगर l की वैल्यू 0 ले लें तो ml भी 0 होगा। लेकिन l की वैल्यू 1 होने की सूरत में हमारे पास ml की 3 वैल्यूज हो सकती हैं, जिनमें ml जिनमें -1, -1, 0 और +1 हो सकती है। इसी तरह अगर हम लेजर पॉइंटर यूज करें जी, इसी तरह n इज इक्वल टू 3 के लिए जो l की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो 0, 1 और 2 हो सकती हैं। अगर हम l की वैल्यू 0 ले लें तो उस सूरत में ml 0 ही हो सकता है। l की वैल्यू 1 लेने की सूरत में ये -1, 0 और +1 हो सकता है, जबकि l की वैल्यू को अगर हम 2 ले लें तो ये -2, -1, 0, 1 और 2 तक जा सकती हैं। इसी तरह नंबर n4 अगर ले लें तो हमारे पास जो पॉसिबल सब लेवल्स होंगे वो 0, 1, 2 और 3 l से बिलोंग करेंगे। अगर हम इनको इंडिविजुअली देखें तो हर l के अगेंस्ट हमारे पास कुछ ml की वैल्यूज आ जाती हैं जो यहाँ टेबल में शो की गई हैं। जैसे l की वैल्यू जब 3 होगी तो हमारे पास 7 पॉसिबल वैल्यूज आ जाती हैं जो ml की हो सकती हैं। और अगर देखा जाए तो हर सब शेल में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 3 होने l इज इक्वल टू 3 के अंदर 14 सब शेल हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। लेकिन l इज इक्वल 2 में लाजमी तौर पे 5 वैल्यूज हैं तो इसका मतलब 10 इसमें हो सकते हैं। और इसी तरह l की वैल्यू 0 की सूरत में 1 है तो 2 इसमें हो सकते हैं, 10, 2, 12 और 14 ये हमारे पास ये सारे के सारे वैल्यूज अगर जमा करें तो ये n इज इक्वल टू 4 के अगेंस्ट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट शुड बी इक्वल टू 4 होना चाहिए 2n² यानी 32। तो अगर आप गौर करें कि 2 इसमें आ जाएंगे, 6 l इज इक्वल टू 1 के लिए आ जाएंगे, और इसी तरह 10 इसमें आ जाएंगे एंड l इज इक्वल टू 2 के लिए, और फिर 14 इसमें आ जाएंगे। तो टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये हमारे पास एक और टेबल शो किया गया है जिसमें क्वांटम नंबर फॉर द फर्स्ट 4 लेवल ऑफ द ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम शो किए गए हैं, जिसमें n इज इक्वल टू 1 के लिए हम आमतौर पर उसको डेजिग्नेट करते हैं 1s के लिए, जो चूंकि उसमें l इज इक्वल टू 0 होता है, ml भी 0 होता है और नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसमें 1 हो सकता है। इसी तरह 2s का मतलब होगा कि इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा, s यानी l की वैल्यू 0 होगी और ml भी उसमें 0 होगा और इसमें भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक ही होगा। इसी तरह 1 के लिए हमारे पास 2p अगर एक हमारे पास ऑर्बिटल डेजिग्नेट करते हैं हम तो उस सूरत में n इज इक्वल टू 2 होगा। p यहाँ पर 1l को रिप्रेजेंट करता है तो ml की वैल्यू यहाँ पे -1, 0 और +1 हो सकती है यानी 3 हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर 3 होंगे। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम लास्ट पे चले जाते हैं 4f को रिप्रेजेंट करते हैं तो 4f का मतलब ये होता है कि हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4th है और f के अगेंस्ट हमारे पास 7 ml की वैल्यूज हो सकती हैं -3, क्योंकि f 4 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो हमारे पास 3 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है l की वैल्यू को, तो हमारे पास ये -3, -2, -1 से लेकर 1, 2, 3 तक ये वैल्यूज टोटल 7 बनती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्वांटम नंबर्स होते हैं जो मुख्तलिफ ऑर्बिटल को हम असाइन करते हैं। हम उनको ऑर्बिटल को किस तरह डेजिग्नेट करते हैं 1s, 2s, 3p वगैरह का क्या मतलब होता है, ये इस टेबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसी टेबल को हम एक दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 हो, जैसे यहाँ पे इस वक्त शो हो रही है, तो n की वैल्यू 1 होने का मतलब ये है कि हमारे पास l की वैल्यू एक ही पॉसिबल है विच इज इक्वल टू 0, और लाजमी तौर पे l की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास एक ही ऑर्बिटल ml की वैल्यू हो सकती है जिसमें हम 0 कह सकते हैं। इसी तरह n की वैल्यू 1 होने का मतलब ये होगा, n इज इक्वल टू 2 होने का मतलब ये होगा कि हमारे पास l की दो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, एक हमारे पास l 0 होगा और दूसरा हमारे पास l 1 भी मौजूद होगा।
अगर L 0 होगा तो हमारे पास एक सब ऑर्बिटल Ml इज इक्वल टू 0 को करस्पॉन्ड करेगा, और लेकिन हमारे पास L इज इक्वल टू 1 को तीन सब लेवल्स करस्पॉन्ड करेंगे, उन ऑर्बिटल्स के Ml की वैल्यू -1, 0 और 1 होगी। इसी तरह n इज इक्वल टू 3 होने की सूरत में इसको हम 0 L इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं, या L इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट हमारे पास तीन ऑर्बिटल की वैल्यूज Ml की वैल्यू -1, 0 और 1, और इसी तरह L इज इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग हमारे पास -2, -1, 0, 1 और +2, ये पांच पॉसिबल ऑर्बिटल की वैल्यू हो सकती है। अगर हम n इज इक्वल टू 4 के लिए देखें तो ये हमारे पास L इज इक्वल टू 0 को करस्पॉन्डिंग ml की वैल्यू 0 होगी। इसी तरह हमारे पास -1, 0, 1 p शेल को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके अंदर ऑर्बिटल्स की वैल्यू 3 होगी जो कि ml को करस्पॉन्ड करेंगी, और हम ये कह सकते हैं कि ये L इज इक्वल टू जो कि d शेल को करस्पॉन्ड कर रहा है उसमें ml की पांच पॉसिबल वैल्यूज होंगी, -2, -1, 0, +1 और 2 होने का मतलब हमारे पास पांच ऑर्बिटल होंगे। और L इज इक्वल टू 3 जो कि F शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास 7 पॉसिबल ml की वैल्यूज हैं जो -3 से स्टार्ट करके +3 तक हो सकती हैं। और इट मींस कि हर ऑर्बिटल के अंदर अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हो तो हमारे पास इसके अंदर 14 पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब हम आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के। हाइड्रोजन एटम की मदद से जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास एक लेवल, सब लेवल या ऑर्बिटल की जो लाइंस हो सकती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं टू लाइंस के अंदर। स्टर्न एंड गेरलैक एक्सपेरिमेंट में भी हमने ये देखा था कि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। कोई एक नॉर्मल, एक न्यूट्रल सिल्वर एटम भी हमारे पास दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। मतलब इसमें हम एक नए क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था आफ्टर द स्टर्न एंड गेरलैक एक्सपेरिमेंट के एक स्पिन, एक इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होती है। अब ये इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, उसके लोकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती। इसी वजह से जो हमने पहले तीन क्वांटम नंबर डिस्कस किए उनमें हम लोकेशन को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद हो सकता है या कहां पर उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन इन एनी स्पेस। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। ये असल में हम ये कह सकते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसका एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा हो जाता है जिसकी वजह से वो स्प्लिटिंग हो रही है। और इस को हम ये कह सकते हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन कैन बिहेव लाइक ए टाइनी मैग्नेट, क्योंकि उसका एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा और उसके स्पिन की वजह से होगा, तो इस वजह से हम इसको स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एमएस जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर का नाम सिंबल के तौर पे यूज कर रहे हैं, वो आ, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर दो तरीकों से एक्सप्लेन किया जा सकता है, यानी उसकी स्पिन की दो स्टेट्स हो सकती हैं। इनको हम आमतौर पे स्पिन अप और स्पिन डाउन को रिप्रेजेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे पास जब स्पिनिंग की बात आती है तो जो सबसे पहला ज़हन में आइडिया आता है वो यही आता है कि शायद इलेक्ट्रॉन इज जस्ट लाइक ए बॉल। एक्चुअल में कैसा है वो हम अभी तक नहीं एक्सप्लेन कर पाते। हम उसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं, फिजिकली वो कैसा है वो उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इस वजह से हम इस बात को नहीं कह सकते कि उसकी स्पिन किस तरह की होगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम उसको दो स्टेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, आइदर इट इज स्पिन अप और इट इज स्पिन डाउन। और आमतौर पे चूंकि ये h कट ओवर 2 के बराबर उसकी वैल्यूज होती हैं, इसलिए हम उसको स्पिन पॉजिटिव हाफ या स्पिन नेगेटिव हाफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम एक बॉल की तरह ही इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर लें तो हम उसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की सूरत में जब स्पिन करते हैं तो जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट होना चाहिए वो आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम इस वजह से इसको स्पिन अप और स्पिन डाउन की सूरत में बयान करते हैं। अब प्रॉपर्टी मुख्तलिफ लॉज जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, उसके मुताबिक ये है कि किसी भी एक ऑर्बिटल के अंदर यानी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है फॉर पर्टिकुलर एम एल हमारे पास दो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं।
अब उन दो मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होनी चाहिए दैट मस्ट बी ऑपोजिट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किस लॉ के तहत हम उसको बात कर रहे हैं। तो इसको हम स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को डेजिग्नेट करने के लिए हम जो क्वांटम नंबर यूज कर रहे हैं वो एम एस को यूज कर रहे हैं। तो हम ये अब इस बात पे मुत्तफिक होंगे कि जो हमारे पास स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है दैट डू नॉट लोकेट द इलेक्ट्रॉन बट इट शोज द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन के हाउ इट इज स्पिनिंग। इसकी वैल्यू प्लस हाफ या स्पिन अप से रिप्रेजेंट कर देते हैं या माइनस हाफ स्पिन डाउन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये हमारे पास चार क्वांटम नंबर थे जिसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया। होप लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर हम इसकी शेप्स की बात कर लें कि जो हमारे पास एटम एटॉमिक ऑर्बिटल है उनकी शेप कैसी होगी, तो उस शेप के मुताबिक अगर हम देखें तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल हो सकता है, स्फेरिकल शेप होगी उसकी, सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप होती है। पी ऑर्बिटल इसके अंदर टू लोब्स होती हैं जो ऑपोजिट साइड्स पर होती हैं किसी भी न्यूक्लियस के। इसी तरह डी ऑर्बिटल में ये दो से ज्यादा लोब्स होती हैं। हमारे पास जो डेंसिटी प्रोफाइल बनता है वो कुछ इस तरह का बनता है कि उसके अंदर मल्टीपल लोब्स होती हैं। इसी तरह हमारे पास एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स शेप का होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इन क्वांटम नंबर से रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने उन क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है, उनका आंसर मुझे कमेंट्स में देना है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू एल एम एल फॉर ऑर्बिटल इन द 4D शेल। यानी आपने 4D शेल में n की वैल्यू बतानी है, l की वैल्यू बतानी है और ml की वैल्यू बताएंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं और आप लोगों ने इन क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है। इनको स्क्रीन को पास कर लीजिएगा और स्क्रीन को पास करने के बाद उनके आंसर नंबर वाइज लिख के मुझे आंसर करने हैं। आप उनका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे उनका आंसर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए आप स्क्रीन को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें और फिर उनका आंसर करें नंबर वाइज। इसी तरह अगले 5 क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, वो भी आप लोगों ने स्क्रीन को पॉज करने के बाद इनको गौर से पढ़ना है और इनका आंसर करना है। होप आज के क्वेश्चन करने के बाद आप क्वांटम नंबर के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ गौर से समझ चुके होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आंसर आपको इन टाइम दे दूं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।